नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको पता है इस पाठ का नाम क्या है? ठीक है, चलिए पाठ को तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं कुछ एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में बताती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम आज पाठ कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पे, ये है पहला पेज, ये है हमारा संचार के साधन। तो बच्चों संचार होता क्या है? संचार शब्द का अर्थ होता है अपने विचारों और अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। सिंपल शब्दों में बताएं बच्चों तो मतलब है कि हर व्यक्ति जो होता है उसको अपनी बातों को किसी न किसी को तो बताना पड़ता है। आपके मन में कौन सी फीलिंग चल रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो एक्सप्रेस करने के लिए तो आपको सोर्स चाहिए ना। आप कैसे करोगे? तो उसको हम इंग्लिश में संचार बोलते हैं, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है हमें अगर अपने विचारों को प्रकट करना है तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, बोल करके, सामने से बात करके बोल सकते हैं तो उसको हम मौखिक बोलते हैं, मतलब बोल करके। दूसरा जो होता है बच्चों लिख करके, मतलब कागज़ पे अपने हम मैसेजेस को लिख सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा तरीका जो है बच्चों वो है साइन लैंग्वेज। उसको हम क्या बोलते हैं कि इशारों की भाषा। आपने कभी देखा है जब ट्रैफिक होती है वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस भी तो होता है, क्या वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है रुको रुको रुको? नहीं, वो क्या यूज़ करता है? साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा। लेकिन हमें समझ तो आता है ना उसके हाथ को, उसके बॉडी के एक्शन को देख के कि वो क्या बोलना चाहता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम संचार कर सकते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। समझ आया बच्चों? तो अभी मैं आपको बताऊंगी साधन, क्योंकि हमारा जो विषय है अभी का वो है संचार के साधन। तो बच्चों अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊं। जैसे कि आप रहते हैं विशाखापट्टनम में, आपकी दादी जी रहती हैं हैदराबाद में और आप अपनी दादी जी को अपने मन की बात बताना चाहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? वो तो इतनी दूर से सुन नहीं सकती। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, एक सोर्स चाहिए। उस सोर्स को हम हिंदी में साधन कहते हैं, जो कि हमारा मैसेज विशाखापट्टनम से हैदराबाद तक लेकर जाए। समझ आया बच्चों? तो इसी तरह ऐसा साधन जो कि हमारे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है उसको हम बोलते हैं संचार के साधन। ठीक है बच्चों? तो ये 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है पारंपरिक, एक होता है आधुनिक। पारंपरिक मतलब जो कि पुराने समय से चला आ रहा हो उसको हम पारंपरिक कहते हैं। तो आपको पता है पुराने ज़माने में संदेश को कैसे पहुंचाया जाता था? चित्र दिख रहा है बच्चों, चित्र में आपको आदमी दिख रहे हैं, उनके हाथ में क्या है? नगाड़ा। नगाड़ा मतलब जैसे कि ड्रम होता है ना बच्चों, ढोलक होता है, इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है और इसको ज़ोर ज़ोर से बजाया जाता है। तो पुराने समय में इस नगाड़े को बजाया जाता था ताकि लोग उसकी आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो जाएं और फिर आप उन तक अपना मैसेज पहुंचा सको, क्योंकि आपको घर घर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह सभी लोग मिल जाएंगे और आप आराम से मैसेज पहुंचा सकते हो। अब आप दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में आपको एक आदमी दिख रहा होगा जो कि गधे पे बैठा है। तो बच्चों पहले के ज़माने में जो दूर-दार वाले इलाके होते थे, पहाड़ी इलाके होते थे, वहाँ कौन हमारे संदेश को पहुँचाता था? हमारे मैसेजेस कौन ले जाता था? एक संदेशवाहक। राजा महाराजा के टाइम में भी तो होते थे, वो घोड़े से जाते थे। उसके बाद जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ गधों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है बच्चों? और हिंदी में उन्हें क्या बोलते हैं? हरकारे, मतलब जो हमारे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए तीसरा पिक्चर, आपको तीसरा चित्र दिख रहा है। इसमें क्या दिखा आपको? कबूतर, इंग्लिश में पिजन।
तो पुराने ज़माने में आपने देखा है कि जब राजा महाराजा थे तभी से ही हमारी ऐसी सभ्यता रही है कि हम कबूतर का इस्तेमाल करते थे अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए। मैसेज लिख के गर्दन में बांध देते थे और कबूतर उड़ के उन्हें लेके जाता था। ठीक है बच्चों, तो ये और इसके अलावा और कौन से साधन थे? बिल्कुल सही, आपको चित्र दिख रहा है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनलैंड लेटर और हिंदी में बोलते हैं अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र क्या होता है बच्चों? ये सबसे सस्ता माध्यम है, चीप सोर्स ऑफ सेंडिंग मैसेज। इसमें क्या करते थे लोग? अपने मैसेज को लिखते थे हाथों से और ऊपर पता लिख देते थे, एड्रेस, और उसे पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे। ठीक है बच्चों, तो ये एक ज़रिया था। दूसरा चित्र देखिए, ये है लिफाफा। लिफाफा का मतलब होता है इन्वेलप। इसमें क्या किया जाता है? आप किसी भी प्लेन पेपर पे अपना मैसेज लिख सकते हो और लिफाफे में डाल करके उसे आप पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, पोस्ट बॉक्स में डाल दीजिए और डाकिया उसे लेके जाएगा एड्रेस तक। लेकिन क्या आपको पता है, पोस्ट ऑफिस में जाने से पहले हमें इन एनवेलप पे कुछ चिपकाना पड़ता है। क्या चिपकाना पड़ता है? चित्र दिख रहा है, बिल्कुल सही, टिकट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टैम्प। तो बच्चों, डाक टिकट होते हैं ये, ठीक है, ये हमें डाकघर से मिलते हैं। इनको आपको खरीद के, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, इनको हमें लिफाफे के ऊपर चिपकाना होता है और फिर इसे हम पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, और वहाँ से डाकिया इन्हें लेकर जाता है। अगला चित्र देखिए, ये है पोस्ट कार्ड। ठीक है बच्चों, पोस्ट कार्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? ये भी संदेश पहुंचाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं बहुत इमरजेंसी वाले मैसेज होते हैं, जैसे किसी की तबीयत ख़राब है या किसी को अचानक कहीं जाना है जो कि आपको इन्फॉर्म करना है। तो पहले पुराने ज़माने में लोग पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही जल्दी पहुंचता था। इसमें छोटा सा 2 से 3 वाक्यों में हम संदेश लिख देते थे। वी यूज टू राइट ओनली इन 2-3 लाइन्स, ओके, एंड इट इज़ अ वेरी स्पीडी सोर्स ऑफ सेंडिंग आवर मैसेजेस। तो बहुत ही आसानी से जाता था। अब अगला देखिए बच्चों, ये है अखबार। अखबार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। ये तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा। तो न्यूज़पेपर से कैसे ये संचार का साधन है? क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, स्पोर्ट्स की होती हैं, देश विदेश की होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पढ़ करके आराम से गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और नहीं तो कोई आदमी, अगर आप अपनी फीलिंग्स को भी चाहो तो आप अखबार में छपवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र क्या है बच्चों? कंप्यूटर। तो ये सारे तो मैंने बताया आपको बच्चों, जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं। आज के ज़माने में हम अपने मैसेजेस को, अपने विचारों को, फीलिंग्स को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं आसानी से? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं? इसमें क्या क्या होता है? इंटरनेट की सुविधा होती है जिससे आप मेल कर सकते हो, जीमेल की सुविधा होती है, चैटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो और आसानी से सेकंड्स में बात कर सकते हो। ठीक है, दूसरा साधन है हमारा टेलीफोन। इसको आप लैंडलाइन के नाम से भी तो जानते हो। ये एक ही जगह पे फिक्स होता है बच्चों। इससे हम केवल बोल सकते हैं, एक जगह से बोलेंगे और दूसरा आदमी हमारी भाषा को समझ सकता है और वो भी अपनी भाषा को व्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। अब देखिए अगला चित्र, तो उसके बाद और ज़्यादा एडवांस हो गया और ज़्यादा तरक्की हुई। तो क्या आ गया? मोबाइल फ़ोन्स, जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं। इसमें और ज़्यादा सुविधाएं हैं। इसके थ्रू आप चैटिंग भी कर सकते हो, बातें भी कर सकते हो, मैसेजेस भी लिख सकते हो व्हाट्सएप में। ठीक है बच्चों, और नहीं तो वीडियो भी बना सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हो गए ना। अब देखिए अगला चित्र, ये है रेडियो। पुराने ज़माने में रेडियो भी बहुत सस्ता साधन था, बहुत ही चीप होता था ये। ठीक है, इसमें आप न्यूज़ सुन सकते थे, समाचार आते थे,
ठीक है, खेलों के बारे में जानकारी मिलती थी, नाटक भी देख सकते हैं, कविता भी सुन सकते हैं। तो इससे भी हम बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हम किसी भी तरह की जानकारी ले सकते थे। और नहीं तो और हम इसमें अपने मन की बात भी कह सकते थे जिसको टेलीकास्ट किया जाता है, और आज भी कहीं कहीं पे रेडियो यूज़ होता है। अब देखिए अगला चित्र, ये है टेलीविज़न मतलब टीवी। टीवी का इस्तेमाल हम करते हैं ना घरों में, तो इससे भी हमें ये एक सोर्स है। हम हमारे देश में क्या हो रहा है, हम अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है बच्चों, ये देखिए, अब आपको इतना तो समझ आ गया हो कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है अपनी मन की बात या अपनी भावनाओं को, मैसेजेस को कैसे पहुंचाना है। तो जो हमारा पुराना तरीका था वो था चिट्ठी, हाथों से लिख करके। तो आज ये चिट्ठी कैसे सफ़र करती है, कैसे जर्नी करती है और कैसे ये हमारे मैसेजेस को पहुंचाती है, इसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों, चिट्ठियाँ जो होती हैं सबसे पहले क्या की जाती हैं, लिखी जाती हैं एक पेपर पे। पेपर पे लिखने के बाद में आप मैसेजेस को क्या करते हो, स्टैम्प चिपका करके लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है। अब लेटर बॉक्स में डालने से पहले बच्चों आपको कुछ पता होना चाहिए, चिट्ठी में क्या क्या ज़रूरी होता है, पता। तो पते में क्या क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले घर का नंबर, उसके नीचे गली का या मोहल्ले का मतलब स्ट्रीट का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपने विलेज में अगर आप रहते हो विलेज का नाम लिखोगे, अदरवाइज़ सिटी का, शहर का नाम लिखोगे। उसके बाद आप राज्य का नाम लिखोगे, स्टेट का नाम, और सबसे आखिरी में आप क्या लिखते हो, पिन कोड। जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें लिख दी, कंप्लीट हो गया आपका पता। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फिर लेटर बॉक्स में डाल देना है। जैसा कि आपको ये लाल रंग का डब्बा दिख रहा है ना, ये है हमारा लेटर बॉक्स। तो बच्चों, पिन कोड होता क्या है, पिन कोड जो हो है बच्चों, ये है 6 अंकों का एक नंबर। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ बताती हूँ पहले। पिन शब्द का अर्थ होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पिन, इंग्लिश में PIN। समझ आए बच्चों, ये 6 अंक का होता है, 6 डिजिट्स होते हैं इसमें, और हर डिजिट जो होता है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। हर डिजिट से आपको कुछ सूचना मिलती है। तो चलिए देखें, पहले अंक से क्या पता चलता है। पहला अंक जो है उससे हमें पता चलता है कि ये जो है किस जगह का है, खास पर्टिकुलर स्टेट की जगह का पता चलता है, राज्य के बारे में कि ये हरियाणा का है, या फिर चिट्ठी को कहाँ जाना है, पंजाब में जाना है, तो ये स्टेट को बताता है। दूसरा अंक जो है बच्चों वो बताता है उपक्षेत्र को। मान लो आपको आंध्र प्रदेश में पत्र भेजना है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह पे, ठीक है, तो वो हो गया हमारा विशाखापट्टनम। तो वैसे ही उपक्षेत्र हो गया। अभी विशाखापट्टनम में कहाँ पे भेजना है, कौन से ज़िले में, तो आप बोल सकते हो कंचरापालम में, या ऐसे। तो छोटे छोटे जो जगह हैं या डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनका नाम लिखना है। उसके बाद तीसरा नंबर हमें बताता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आखिरी के जो 3 बचे, लास्ट 3 डिजिट्स जो होते हैं बच्चों, वो होता है डाकघर का नाम। डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस। हर एरिया में आपने देखा है ना कि एक पोस्ट ऑफिस होता है, तो उन पोस्ट ऑफिस को एक नंबर दिया जाता है जो 3 अंकों का होता है। जैसे कि आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हो रोल नंबर मिलता है ना, तो वैसे ही जो पोस्ट ऑफिस होते हैं डाकघर, उनका भी एक नंबर होता है जो 3 अंकों का होता है। तो समझ आया बच्चों। और पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को पहली बार शुरुआत हुई थी। और इसको किसने शुरू किया था, डाकतार विभाग ने। और इसका नाम क्या रखा था बच्चों, पोस्टल नंबर योजना। ठीक है। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर पिन कोड लिखना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों पिन कोड लिखने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़ है, हमारा जो देश है बेटा वो बहुत ही बड़ा है
और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनके सेम नाम हैं, एक ही जैसे नाम होते हैं, जिसकी वजह से चिट्ठी को पहुँचाने में मुश्किलें होती हैं। अगर पिन कोड लिखेंगे तो वो एक ही होता है, इंडिविजुअल होता है, यूनिक कोड होते हैं, तो उसकी वजह से जो डाकिया होता है, जो लोग होते हैं जो पत्रों को छांटते हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और पत्र आसानी से पहुंच जाएगा। तीसरा क्या है कि फास्ट है, क्योंकि अगर एक एक को आप ढूंढते रहो, नहीं मिले तो टाइम लगेगा। पिन कोड से फटाफट पता चल जाता है कि किस राज्य में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं कि ये पहुंचता कैसे है, कौन कौन से ज़रिए हैं, सोर्सेज क्या हैं। तो पहला है बच्चों, हमारे जो चिट्ठी हैं उनको पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेन का। ट्रेन में क्या करता है डाकिया, पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करता है लेटर्स को और फिर वो पार्सल को कहाँ डाला जाता है, रेलगाड़ी के अंदर, और रेलगाड़ी से फिर अलग अलग जगह पे पहुंचाया जाता है। अगला चित्र देखिए, हवाई जहाज़। आपने देखा है बच्चों आजकल स्पीड पोस्ट भी होते हैं, तो स्पीड पोस्ट जो होते हैं वो बहुत जल्दी पहुंचते हैं और उनको पहुंचाने के लिए हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। कोरियर हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हवाई जहाज़ के थ्रू ही पहुंचाई जाती हैं। अगला है पानी की जहाज़। तो कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे अंडमान निकोबार या और भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर जाना ट्रेन की सुविधा तो होती नहीं है, तो हम दो सुविधाएं यूज़ करते हैं, एक है हमारा पानी की जहाज़ और एक है हमारा हवाई जहाज़। तो दोनों के थ्रू हम पत्रों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। और कौन ले जाता है, चित्र दिखा, ये है वो व्यक्ति, इनका नाम है डाकिया, जो हमारे पत्रों को ले जाते हैं। बच्चों अब मैं आपको कुछ खास बताने वाली हूँ। इस पार्ट में बताया गया है एक विशेष तरह के कबूतर, इनका नाम होता है हूमर कबूतर। ये कबूतर की क्या विशेषता होती है पता है? पहली तो चीज़ है बच्चों, जो उड़ीसा की पुलिस है वो इन कबूतरों का इस्तेमाल क्यों करती है? जो पहाड़ी इलाके हैं ना बच्चों, वहाँ पे लोगों का जाना बहुत मुश्किल है, और अगर आपको इमरजेंसी में कोई मैसेज भेजना है तो ये कबूतर आसानी से मैसेज लेके चले जाते हैं। इनके गले में आप बांध दो, उड़ करके पहुंचा देते हैं। दूसरी विशेषता है बच्चों, ये जो कबूतर होते हैं ये 15 से 20 साल तक जिंदा रहते हैं, मतलब इनकी एज होती है 15 to 20 ईयर्स। और क्या विशेषता है, 8 से 10 साल मतलब 8 to 10 ईयर्स ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो हेल्दी कबूतर होते हैं, स्वस्थ कबूतर होते हैं, एक दिन में क्या आपको पता है ये 1000 किलोमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर्स जर्नी दे कैन कवर अप। तो एक दिन में ये 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेते हैं, मीन्स दे कैन फ्लाई अप टू 1000 किलोमीटर्स। और क्या बच्चों, एक और ख़ास बात पता है, जो विश्व युद्ध हुआ था ना, उस विश्व युद्ध में भी कबूतरों का बहुत बड़ा योगदान था। दे आर वेरी हेल्पफुल। दैट टाइम ऑल्सो वी यूज टू सेंड मैसेज थ्रू द पिजन्स, कबूतर के थ्रू पहुँचाते थे। और ऐसे ही एक कबूतर के ऊपर इंग्लिश में एक किताब भी छपी है, उस किताब का नाम जानना चाहेंगे? उसका नाम है ग्रे नेक, और ये किताब का जो हीरो है वो है एक कबूतर। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, संचार के साधन। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से सुनना है और समझना है। धन्यवाद बच्चों।